major medium to express artistic excellence. हेडिंग भारत में चित्रकला, और इसमें लिखिए चित्रकला कलात्मक उत्कृष्टता को प्रकट करने का एक उत्तम माध्यम है। चित्रकला कलात्मक उत्कृष्टता को प्रकट करने का एक उत्तम माध्यम है। It is a two-dimensional art. यह द्विविमीय कला है। यह द्विविमीय कला है। द्विविमीय टू डायमेंशनल यानी त्रिविमीय नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब नहीं आती। There are several evidences that suggest that painting flourished in India. Since ancient times. इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि चित्रकला प्राचीन काल से ही भारत में प्रारंभ हो गई थी। Parachinch. Most ancient evidence of painting can be seen in the cave of Bhimbetka. Mirzapur and Panchmari. हाँ, भारत में चित्रकला, पैरा चेंज करके लिखिए, भारत में चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका की गुफाओं, मिर्जापुर और पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका is located in Raयसेन district of MP. भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है।
paintings of Paleolithic age, Mesolithic age, and Neolithic age are unwrapped from the cave of Bhimbetka. भीमबेटका की गुफाओं से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। पेंटिंग्स ऑफ Paleolithic age, Mesolithic age, and Neolithic age were unwrapped from the cave of Bhimbetka. पैरा चेंज कर लीजिए। But really, painting was started in India in the time period of Guptas, लेकिन वास्तव में भारत में चित्रकला का प्रारंभ गुप्तकालीन शासकों के काल में हुआ। विष्णु धर्मेत्तर पुराण is oldest text on painting. विष्णु धर्मेत्तर पुराण चित्रकला की प्राचीनतम पुस्तक है। मुद्रा राक्षस is one another source of painting. मुद्रा राक्षस चित्रकला का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। मुद्रा राक्षस mentioned the six main principles of painting. Six main principles of paintings. In brackets, Sadang. Full stop. Dash. विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चित्रकला के 6 सिद्धांतों की चर्चा है।
चित्रकला के 6 सिद्धांतों की चर्चा है। नंबर 1 रूप भेद, इंग्लिश में वैरायटी ऑफ फॉर्म, हिंदी में केवल रूप भेद लिख लीजिए। रूप भेद का मतलब कितने तरह के चित्र आप बना पा रहे हैं। दूसरा सादृश्यन, सादृश्यन यानी ऐसा बनाइए कि सब्जेक्ट मैटर निखर के आ जाए, उसी को कहते हैं सादृश्यन। एक सिद्धांत है, यानी पोर्ट्रायल ऑफ लाइकलीनेस ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट निखर के आ जाए, स्पष्ट हो जाए, ये दूसरा सिद्धांत है सादृश्यन, यानी पेंटिंग में जो यूज किया जाता है। तीसरा है भाव। तीसरा भाव आ जाए, क्या भाव है, क्या थीम है उस पेंटिंग की, तो भाव आना चाहिए। इसको इंग्लिश में कह सकते हो आप क्रिएशन ऑफ लस्टर एंड ग्लीम विद कलर्स, ग्लीम्स विद द कलर्स कर लीजिए, यानी कलर के माध्यम से भाव का प्रकटीकरण। देखिए मोनालिसा की मुस्कान, मोनालिसा के भाव जो चेहरे पे दिख रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं? चित्रकार ने कई लेयर में उसने उस पर रंग चढ़ाए हैं। तो कई लेयर में रंग चढ़ाने की वजह से उसके भाव जैसे जैसे आप जिस गहराई के साथ देखते हो वैसे ही वह आपको फीलिंग देता है। इसका मतलब कलर के माध्यम से कैसे भाव को भरा जाए पेंटिंग में, ये सिद्धांत भाव का सिद्धांत है, जो मुद्रा राक्षस में दिया गया है, जो पहली बार ऐसी पुस्तक है जो ऐसे सिद्धांतों को समाहित करती है। हालांकि विष्णु धर्मेत्तर पुराण और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस के अलावा गुप्त काल में चित्रकला को एक कला के रूप में, यानी 64 कलाओं में वात्स्यायन ने इसे भी शामिल किया है। यानी जो 64 प्रकार की कलाएं उन्होंने शामिल की हैं, उसमें एक कला चित्रकला भी है। तो वात्स्यायन के काम सूत्र में भी मिलता है, लेकिन इसके पहले इन दो किताबों में मिल चुका है, इसलिए वो उसके बाद तो बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें इस तरह की बातें हमें समय समय पर थोड़ा या कम या ज्यादा मिलती रहेंगी। लेकिन ये दो किताबें बेसिक है, अगर पूछ लिया जाए, हालांकि आएगा नहीं, लेकिन फिर भी इतिहास वालों का कोई भरोसा नहीं है, क्या पूछ लें। पूछ लेगा कि पहली बार पेंटिंग का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो विष्णु धर्मेत्तर पुराण है, और उसके जस्ट बाद की राइटिंग है मुद्रा राक्षस की। कई लोग तो दोनों को कंटेम्पोररी मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर विष्णु धर्मेत्तर पुराण की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर देखा जाए तो मुद्रा राक्षस से पुरानी लगती हैं। इसीलिए इस बात की संभावना ज्यादा है कि विष्णु धर्मेत्तर पुराण पुरानी हो। इसी वजह से हमारा आंसर विष्णु धर्मेत्तर पुराण लगेगा। अगर विष्णु धर्मेत्तर पुराण ऑप्शन में नहीं है तो मुद्रा राक्षस लग जाएगा, लेकिन प्री में ऐसी संभावना 1-2% ही है, ज्यादा नहीं है। और मेन में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि 6 सिद्धांत बताइए। और एक क्वेश्चन प्रागैतिहासिक पेंटिंग पर आएगा, जिस पर हम लोगों ने आप पहले डिस्कस किया था, और आपको हमने प्रागैतिहासिक पेंटिंग पर एक नोट्स भी दिया हुआ है 1 पेज का। तो इसीलिए हमने उस भीमबेटका वाले मैटर पे रुके नहीं, हम जाकर के आगे बढ़ गए, क्योंकि उस समय हम लोगों ने बात किया था उस पर डिटेल
कि क्या क्या उसकी खास बात थी। तो इसका मतलब यह है गुप्त काल के पहले जो पेंटिंग थी वो ऐसी थी, स्वाभाविक थी, जैसा हम फील करते थे, जैसा अपने अग्रजों से सीखते थे। अग्रज मतलब हमारी पुरानी पीढ़ी या हमसे वरिष्ठ पीढ़ी, जैसा हम उनसे सीखते थे उसी के हिसाब से पेंटिंग बनाते आ रहे थे और अपने अनुभव को कलेक्ट करते आ रहे थे। सिद्धांत नहीं आया था। पहली बार गुप्त काल है जब सिद्धांत आता है और यहीं से पेंटिंग एक क्लासिकल रूप ले लेती है। इसके पहले वह प्रिमिटिव फॉर्म में मानी जाती थी। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ सिद्धांत शामिल हो रहा है। इसके पहले स्वाभाविकता थी। इसके पहले जो उनका नेचुरल इमोशन था वो शामिल हो रहा था। और वह एक नेचुरल सुंदरता थी। उसमें कोई बनावट नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं था, कोई इमेजिनेशन नहीं था, कोई हाइपोथेसिस नहीं थी। बस सीधी सीधी पेंटिंग थी जो उनके समाज में प्रचलित मान्यताएं थीं और वही उनकी सब्जेक्ट थीम होती थी जिसके आधार पर वो पेंटिंग करते थे। लेकिन यहाँ 6 सिद्धांत हमें देखने को मिल रहे हैं। तीसरा सिद्धांत देखिए, भाव है कि कलर के माध्यम से किसी पेंटिंग में कैसे भाव भरेंगे। बहुत से लोग इसमें अच्छे पेंटर होंगे, हम जानते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। तो ईमानदारी से बता दीजिए कौन अच्छे पेंटर हैं। देखिए, आप हैं? नहीं? अच्छा, पीछे पीछे तो बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, आप पेंटर, अच्छी पेंटर हो, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए, इसमें कई लोग और भी पेंटर होंगे जो अच्छी पेंटिंग करते होंगे। अच्छी बात है, पेंटिंग एक आर्ट है जो हमारी कल्पनाशीलता को बढ़ाती है। तो इस तरह से ये तीसरा सिद्धांत हमें मुद्रा राक्षस में मिला। चौथा आर्ट देखिए, वर्णिका भंग। वर्णिका भंग, वर्णिका भंग, इसका मतलब है मिक्सिंग ऑफ कलर्स, मिक्सिंग ऑफ कलर्स टू रिजेंबल the effects of effects on effects on modeling। यानी इस तरह से मॉडल पर कैसे हम चित्र, कैसे पेंटिंग करें कि एक एक पार्ट उसके क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि एक ही रंग से रंग दिया तो नाक और माउथ दोनों एक ही जैसा हो गया, वो दोनों में सेग्रीगेशन ही नहीं हो रहा है। यानी वर्ण का भंग होना चाहिए, वर्ण का भंग होना चाहिए, वर्ण टूटना चाहिए कि यहाँ से दूसरा अंग शुरू हो रहा है। नहीं तो सब मुंह, नाक, आंख सब एक ही हो जाए। तो इस तरह का आप कलर संयोजन करें। अगला प्रमाणम या प्रमाणन। प्रमाणन, प्रमाणन, ये है। इसका मतलब प्रोपोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। प्रोपोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। यानी जो चित्र आप बनाते हो, अगर मान लिया दो चित्र आप बनाते हो बाप बेटे का, तो कुछ ऐसा करो कि जिससे दोनों अलग अलग दिखें। किसी मानव का चित्र बनाते हो तो ऐसा एक आपका रेशियो होना चाहिए अंगों में, जिससे कि ये लगे कि हाँ ठीक है।
नहीं तो मानव का चित्र बना दिया 1 इंच का, उसकी नाक बनाया 3 इंच का, तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा ना। एक मानक, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि अगर किसी मानव का चित्र हम 1 सेंटीमीटर का बनाते हैं तो उसमें नाक कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, एक उसमें मानक होना चाहिए। ये बात हर अंगों में, चित्र के अलग अलग भागों में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये बात मुद्रा राक्षस कह रहे हैं अपने पुस्तक, वो विशाख दत्त कह रहे हैं अपने मुद्रा राक्षस में। अगला छठा इन्होंने बताया लावण्य योगानम। लावण्य योगानम यानी इमर्जन ऑफ इमोशंस। ये हिंदी के ही वर्ड हैं इसलिए LA है। लावण्य योगानम, ठीक। यानी कैसे अनेक कलर को जोड़ते हैं जिससे एक अंग पूरा कंप्लीट हो जाता, दूसरे अंग से मिल जाता है, इस तरह की चीजें थी। ये 6 सिद्धांत मुद्रा राक्षस में है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी अभी सब ये बकवास कर रहे हैं। फिर हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ पेंटिंग्स। अब कोई चीज शुरू की जाती है तो मजबूरी में कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं, भूमिका। क्लासिफिकेशन ऑफ पेंटिंग्स, चित्रकला का वर्गीकरण। लिखिए पेंटिंग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वैसे तो 4 कैटेगरी होती है, लेकिन हम यहां 2 ही कैटेगरी बताएंगे। चित्रकला को 2 विभागों में विभाजित किया गया है। चित्रकला को 2 भागों में या 2 विभागों में बांटा गया है। नंबर 1, म्यूरल पेंटिंग्स। यानी भित्ति चित्रकारी। भित्ति चित्रकारी, भित्ति चित्रकारी मतलब भीत पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे। अब भीत क्या होता है? दीवार। दीवार को भीत कहते हैं। जैसे पहले जमाने में जब गांव में घर बनते थे तो कहते थे भीत है ये। अब तो नहीं कहते, अब तो दीवार कहते हैं। लेकिन भीत पर जो चित्रकारी होती है, यानी वॉल पे जो पेंटिंग होती है, उसे हम म्यूरल पेंटिंग के नाम से जानते हैं। निश्चित तौर पर इसका आकार बड़ा होगा क्योंकि दीवारों पर बनाया जा रहा है। फिर दूसरा है मिनिएचर पेंटिंग। लघु चित्रकारी। लघु चित्रकारी यानी छोटे छोटे चित्र जो बनाए जाते हैं, जो कपड़े पे बनाए जाएं, कैनवास पे बनाए जाएं, पेपर पे बनाए जाएं, इस तरह की जो चित्रकारी होती है उसे हम लघु चित्रकारी के नाम से जानते हैं। तो पैरा चेंज करके थोड़ा लिखिए। द वर्क्स ऑन द वॉल्स, द वर्क्स ऑन द वॉल ऑफ a solid structure are referred to as murals। लिखिए
दीवार की कठोर सतहों पर दीवार की कठोर सतहों पर बनाई गई चित्रकारी या बनाए गए चित्र भित्ति चित्र के नाम से जाने जाते हैं। They cannot contained on the paper, इन्हें कागज पर नहीं बनाया जा सकता। And need to be executed on the walls, usually caves, temples, etc. इन्हें बनाने के लिए ठोस सतहों की आवश्यकता होती है। ये गुफाओं और मंदिरों इत्यादि पर बनाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूरल्स इन द अजंता एंड एलिफेंटा हिल्स, जैसे अजंता और एलिफेंटा में की पहाड़ियों में बनाए गए चित्र। यानी ये गुफाओं की दीवार पे बनाए जा सकते हैं, घरों की दीवार पे बनाए जा सकते हैं, मंदिरों की दीवारों पे बनाए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें ये गुफाओं और मंदिरों में देखने को मिले जिसकी स्टडी हम करते हैं। ऐसे तो आप कहीं बना सकते हो, दीवार पे कुछ भी मिल जाए सतह, लेकिन जो हमारी स्टडी का विषय है वो ज्यादातर गुफाओं में और टेम्पल्स में जो बनाए गए हैं वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अजंता पर कभी कभी 125 वर्ड का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए अजंता पर थोड़ा यहां से भी देखे नहीं पूछेगा चित्रकारी कितने प्रकार की होती है, म्यूरल है, ये है, प्री में पूछ सकता है, एक लाइन में पूछ लेगा प्री में। लेकिन मेन में अब क्वेश्चन शुरू होगा कि डिस्कस अबाउट द पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स, अजंता पहाड़ियों की चित्रकला के बारे में बताइए या चर्चा कीजिए। कुछ इस तरह का क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको 125 वर्ड में लिखना होगा। पैरा चेंज करिए। अजंता केव्स वर कार्व्ड in the 4th century अजंता की गुफाओं का निर्माण 4वीं शताब्दी में हुआ। 4वीं शताब्दी में हुआ। It consists of 29 caves. सारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं और मेन के लिए तो एक क्वेश्चन है ही। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। म्यूरल्स इन केव नंबर 9
in cave number 9 and 10 belong to the Sunga art. गुफा संख्या 9 और 10 के चित्र गुफा संख्या 9 और 10 के चित्र शुंग कला के उत्तम उदाहरण हैं। The paintings in the cave number 1 and 2 The paintings in the cave number 1 and 2 are the most recent. गुफा संख्या 1 और 2 के चित्र काफी पश्चातवर्ती हैं। काफी पश्चातवर्ती हैं। The walls of the cave have both murals and fresco painting. गुफा की दीवारों पर भित्ति चित्रकारी के साथ साथ फ्रेस्को चित्रकारी भी देखने को मिलती है। फ्रेस्को चित्रकारी भी देखने को मिलती है। देखिए, भित्ति चित्रकारी का मतलब सीधे सीधे पेंटिंग बना देना दीवार पे, और फ्रेस्को का मतलब गीली मिट्टी वगैरह में कलर मिला करके उसके माध्यम से दीवार पे चित्र संयोजन करना, तो वह कहलाता है फ्रेस्को पेंटिंग। और इसमें जो फ्रेस्को पेंटिंग में भरा जाता है चित्र, वो बेसिकली टेम्परा स्टाइल यूज करते हैं। उसमें कोई जैसे अंडा है, अंडे में कोई कलर मिला करके घोल दिया, फिर मिट्टी में लगा करके वो किया। तो इस तरह से चित्रकारी में जो कलर मिलाया जाता है उसको टेम्परा स्टाइल कहते हैं। तो नोट करिए, द यूज ऑफ टेम्परा स्टाइल, ऐसे लिखिए, दे यूज टेम्परा स्टाइल to fill pigments रंग भरने के लिए उन्होंने टेम्परा स्टाइल का भी प्रयोग किया है। टेम्परा स्टाइल का भी प्रयोग किया है। पैरा चेंज करिए, द मीडियम ऑफ पेंटिंग वाज vegetable and mineral dyes. चित्रों के रंग हेतु सब्जियों और खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता था। चित्रों में रंग भरने हेतु या रंग के लिए सब्जियों और खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता था। मान लिया कोई सब्जी है, पत्ती है, पत्ती भी तो सब्जी है,
उसके कलर लगा दिया, कलर निकाल करके या उसी पत्ती को घिस दिया, ऐसे से ग्रीन कलर आ जाएगा। फिर मिनरल डाइज आप देखते हैं कि जैसे जो मूल चीज है, खड़िया, खड़िया है क्या, जो बचपन में हम लोग दुद्धि से लिखते थे, यानी व्हाइट व्हाइट होता था, तो वो है क्या, वो मिनरल डाई तो ही है। उसमें बहुत सारे कलर्ड भी होते हैं, नेचुरल तौर पे भी मिलते हैं। कहीं की मिट्टी लाल है, थोड़ी हार्ड हो गई, जैसे खड़िया होती थी, खड़िया लाल है तो लाल लाल होगा। और नेचुरल तौर पे भी मिलते हैं तमाम रंगों के। तो इस तरह से उनका उपयोग करते थे। हाँ, लेकिन उसमें और भी चीजें यूज करते ना थे ना, केवल और भी चीजें, जैसे अभी हमने कहा कि टेम्परा स्टाइल यूज कर दिया, यानी कुछ ऐसी चीजें लगा में घोल करके उसको लगाया जिससे वो चिपके हुए हैं, छोड़े नहीं, कलर नहीं फेड हुआ, ये है। लेकिन कलर के रंग के रूप में जो यूज करते थे उसकी बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। द आउटलाइंस ऑफ फिगर्स, द आउटलाइंस ऑफ फिगर्स, कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता वहां जाइए, और हमको तो लगता बेकार की चीज है। ऐसे तो गांव तमाम पुरानी दीवारें पड़ी रहती खंडहर, क्या यहाँ जाए देखने। देखिए, हमको अट्रैक्ट नहीं किया। मैं तो हालांकि इतिहास पढ़ाने की वजह से मैं जाया करता हूँ, लेकिन वास्तव में गांव के रहने वाले होने के कारण मुझे ये सब ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। गांव में ऐसे तमाम खंडहर पड़ा रहता है, तो हम गिरा पड़ा और उसी गिरे पड़े में जा रहे हैं, देख रहे हैं, कला खोज रहे हैं जबरदस्ती। तो लेकिन अब क्या करें, कुछ पढ़ा है तो पढ़ने, जो पढ़ा है उसको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। देखिए, द आउटलाइंस ऑफ फिगर्स आर रेड ऑकर, रेड ऑकर with contours, with contours of brown, black and deep red, deep red। लिखिए, चित्र के बाहरी भाग धूसर लाल हैं, धूसर लाल हैं, जबकि उन पर बनी हुई पट्टियां, जबकि उन पर बनी हुई पट्टियां भूरे, काले और गहरे लाल रंग की हैं, गहरे लाल रंग की हैं। ये तो था अजंता के बारे में। बेसिक इतना है, बाकी बना लीजिएगा 100-100 वर्ड में। कि सब्जेक्ट मैटर, जैसे आपने देखा है खजुराहो में चित्र जो देखे हैं, ज्यादातर चित्र उससे मिलते जुलते आपको यहाँ दिखेंगे, उसी तरह की तमाम चीजें हैं। कलर में संयोजन इस तरह का है। सब्जेक्ट मैटर खजुराहो वाला डाल करके आप पूरा कर सकते हैं। थोड़ा आप एलोरा में चले चलते हैं, क्योंकि एलोरा में प्री पे पूछता क्वेश्चन। लिखिए, द म्यूरल पेंटिंग्स, द म्यूरल पेंटिंग्स in Ellora cave are found
इन 5 caves, एलोरा की गुफाओं, एलोरा की 5 गुफाओं में, एलोरा की 5 गुफाओं में भित्ति चित्रकारी प्राप्त होती हैं। अधिकांशतः यह कैलाश मंदिर में सीमित हैं। कैलाश मंदिर में सीमित हैं। द अर्ली पेंटिंग shows Vishnu with his consort Lakshmi born through the clouds by Garun, a celestial bird. प्रारंभिक चित्रों में लक्ष्मी के साथ बना हुआ विष्णु का चित्र है, जो एक दैवीय पक्षी गरुण पर सवार होकर बादलों के बीच से प्रकट होते दिखाए गए हैं। प्री देखिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये चित्र कहाँ है? देखिए प्री के बहुत सारे चीजें हैं जो यहां तक आप कैसे जा पाएंगे सामान्य कोर्स पढ़ते समय। द लेटर पेंटिंग्स depicts procession of Shiva, holy men. बाद के चित्रों में भगवान शिव और उनके पूजकों के चित्र महत्वपूर्ण हैं। देखिए कैलाश टेम्पल में एक आपने स्कल्पचर भी देखा था, बड़ा अच्छा स्कल्पचर था। क्या था देखा? स्कल्पचर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था, क्या था? नंदी और एक और सबसे बड़ी नंदी थी, वो विशालकाय नंदी थी, और एक और कैलाश शेकिंग रावण का कैलाश पर्वत उठाते हुए स्कल्पचर। तो देखिए दो स्कल्पचर वहां बड़े इंपॉर्टेंट हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पेंटिंग यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, भूल जाएगा जल्दी से, भूलने ना पाए। तो हेडिंग डाल लीजिए अब मिनिएचर पेंटिंग्स, लघु चित्रकारी।
लिखिए, द मिनिएचर पेंटिंग्स आर स्मॉल पेंटिंग्स विद माइन्यूट डिटेल्स। द मिनिएचर पेंटिंग्स आर स्मॉल पेंटिंग्स विद माइन्यूट डिटेल्स। लघु चित्रकारी लघु चित्रकारी कुछ सूक्ष्म विवरणों वाले लघु चित्र हैं। इट हेल्प्स टू कन्वे द स्टोरी। इट हेल्प्स टू कन्वे द स्टोरी एंड मीनिंग ऑफ द रिटन वर्ड्स। इसके माध्यम से किसी कहानी या लिखे हुए शब्दों के भाव प्रकट किए जाते हैं। So the art of miniature is directly associated the book arts. So the art of miniature is directly associated to the book arts. इस प्रकार लघु चित्रकारी सीधे तौर पर पुस्तक कला से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया मिनिएचर पेंटिंग किस काम आ सकती है। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारी पुस्तकों में तमाम पुस्तकें ऐसी हैं जिनके आगे कोई चित्र बना दिया जाता है और उसके बाद वो चैप्टर की शुरुआत होती है। जैसे वैसे तो बहुत कम ही किताबें हैं, लेकिन एनसीईआरटी की किताबें हैं, कई जगहों पर इस तरह का दिखेगा। भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा में आगे हर चैप्टर के आगे एक कोई पेंटिंग बना दी गई है। उसी पेंटिंग से पूरी थीम क्लियर हो जाती है। पूरे चैप्टर की थीम क्या है, सिर्फ एक पेंटिंग है। मतलब एक पेंटिंग, छोटी सी पेंटिंग, और पूरे 10 पन्ने के चैप्टर के थीम को एक्सप्रेस कर देती है। कितनी अच्छी पेंटिंग है। यानी यह बुक आर्ट से जुड़ी हुई पेंटिंग थी, मिनिएचर पेंटिंग। लेकिन मिनिएचर पेंटिंग एंशिएंट में बहुत पॉपुलर नहीं हो पाई, क्योंकि लेखन में इसे शामिल नहीं किया गया। मेडिवल में तुर्कों ने बहुत ज्यादा टाइम नहीं पाया, इसलिए ज्यादा कुछ किया नहीं। लेकिन जब मुगल आए तो मुगल अपने आप को सावरीन मानते थे, इसीलिए वो पादशाह मानते थे अपने आप को। वो खलीफा के अधीन अपने आप को नहीं मानते थे। इसीलिए वह कई बार कई चीजें अपने मन की कर ले जाते थे। लेकिन दिल्ली के सुल्तान अपने मन की बात नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो खलीफा के अधीन थे, माने जाते थे। और खलीफा के अधीन मानने की नौटंकी करते थे वो, ताकि उलेमा वर्ग और मुसलमान वर्ग उनमें सहानुभूति रखे और उनके राज्य के खिलाफ कोई विद्रोह ना करे। ये मकसद था उनका। तो शरीयत के एंटी जल्दी जाते नहीं। लेकिन जब मुगल आए तो मुगल कई बार शरीयत के एंटी भी चले जाते थे, शरीयत के बियॉन्ड भी चले जाते थे। क्योंकि पेंटिंग में ऐसी कई बातें होती हैं, शरीयत मान्यता नहीं देता किसी जीवित चीज का आप चित्र बनाएं। इसीलिए आप देखिए जो शुद्ध इस्लामिक लोग हैं उनके घरों में कोई मानव वगैरह का चित्र नहीं दिखेगा। जो नहीं जानते बना देते होंगे, पता नहीं।
लेकिन ज्यादातर लोग नहीं, फूल पत्ती बनाएंगे, उनकी डिजाइन उनके घरों में रहेगी। तो इसी ज्योमेट्रिकल डिजाइन रहेगी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जो कैलीग्राफी वगैरह, उस तरह की चीजें दिखेंगी सजावट के लिए। हम लोग जैसे मानव, भालू, गधा कुल बना देते हैं, ऐसा वो सब नहीं बनाते, क्योंकि वो मानते हैं जीवित चीजों का चित्रण नहीं करा जा सकता, एंटी इस्लामिक माना जाता है। तो वास्तव में बाबर के टाइम पीरियड में बाबर थोड़ा शौकीन टाइप का इंसान भी था, हालांकि उसके पास समय बहुत कम था, आपने देखा था। तो वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन उसी के काल में वास्तव में पेंटिंग कमीशन हो पाया, यानी स्थान ले पाया हिंदुस्तान में। उसके सूत्र आ गए कुछ ना कुछ हद तक, जिसमें राजा की रुचि है। हुमायूं के पास भी समय नहीं था, लेकिन जब शाह तहमासप के दरबार में भाग करके चला गया था पर्सिया, तो वहां तो राज्य था नहीं, वहां क्या करता, बैठ के ताश खेलता या पेंटिंग करता, या कुछ अगर गांव में होता तो गोली डंडा खेलता, गिल्ली डंडा खेलता, यही सब करता ना। जहाँ के जो परंपरा, तो ये राजा है, थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए गिल्ली डंडा, तो पेंटिंग करता, थोड़ा बहुत करवाता, देखता, कहता अच्छा भाई बड़े पेंटर, अच्छे पेंटर हो आप। तो जब आया वहां से तो कुछ पेंटर्स लेके आया, लेकिन जब बादशाह सलामत अकबर बादशाह गाजी हिंदुस्तान का बादशाह बना, तो वह चाहता था कि वास्तव में पूरा एक कारखाना बना दे पेंटिंग का। वो कारखाना नहीं बनाना चाहता था, एक मंत्रालय बना देना चाहता था, कि अपने राज्य के अधीन एक डिपार्टमेंट, पेंटिंग डिपार्टमेंट, पेंटिंग मिनिस्ट्री भी हो। लेकिन कई उसकी सीमाएं भी थी, तो एक मिनिस्ट्री तो नहीं बना पाया, लेकिन पेंटिंग कारखाना जरूर बना दिया। और कारखाना हिंदुस्तान में बनने, राजाओं के यहाँ बनाने की परंपरा थी। जैसे देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य में 36 कारखानों की स्थापना की थी। तो ऐसे इसने भी एक कारखाना बनाया, एक कारखाना पेंटिंग का कारखाना बनाया, जहां बहुत सारे पेंटर्स जाकर के अपने अपने ढंग से पेंटिंग कर सकते थे, पेंटिंग की नई नई शैलियों का विकास कर सकते थे। इस प्रकार से यह पेंटिंग की शुरुआत वास्तव में होती है। पेंटिंग के काल, उसके काल में एक से एक कलाकार थे, पेंटर थे। दस्तान ए अमीर हमजा, जो एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया कह लीजिए आप पेंटिंग, यानी पेंटिंग की एक बड़ी मोटी सी पुस्तक तैयार की, जिसमें तमाम तरह की पेंटिंग बनाई, पेंटिंग्स का संकलन था। फिर इसके बाद जब ये मर गया, तो इसका बेटा जहांगीर आया, वो भी बहुत अच्छा पेंटिंग का शौकीन था, तो उसने काफी पेंटिंग पर काम किया। कहा जाता उसका अपना प्राइवेट वर्कशॉप था, जिसमें वो बैठ करके पेंटिंग बनाता था। और कहा जाता है कि जहांगीर कहा करता था, अगर कोई चित्र कोई बनाता है, तो वह चित्र मैं देख के बता दूंगा कि इस चित्र के किस भाग को किसने क्या बनाया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो कुल मिलाकर के एक एक चित्र वह का बारीकी से निरीक्षण संभवतः करता था, और उसी चित्र की काफी परख थी कि किस स्टाइल में कौन बनाता है। उस्ताद मंसूर उसके काल में बड़ा उत्तम चित्रकार था, जो पक्षियों का चित्रकार था, पक्षी चित्रकारी करता था। कहा जाता है साइबेरिया का बिरला सारस बनाया था उसने। साइबेरिया में जो सारस मिलता है, क्रेन, वो जल्दी दिखता नहीं, जो उसने पेंटिंग बनाई, बिरला रेयर जिसे कहते हैं, उसकी पेंटिंग बनाई। इतनी जबरदस्त पेंटिंग थी कि देखने के बाद मन मोह ले, ऐसा पेंटिंग था। और भी बहुत सारे चित्र उसने बनाई थी उस्ताद मंसूर ने।
इसीलिए उस्ताद मंसूर को उसने नादिर उल अस्र की टाइटल दी थी। और नादिर उल अस्र की टाइटल एक बार हम लोग दिला चुके हैं अभी शाहजहां से। किसको दिया गया? ताजमहल वाले को। इतने जल्दी भूल जाते हैं। उस्ताद उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल अस्र की टाइटल मिली है। फिर इसके दरबार में एक दूसरा अच्छा पेंटर था, अबुल हसन। अबुल हसन दूसरा बड़ा अच्छा पेंटर था, तो उसको इसने नादिर उल जमा की टाइटल दी थी। दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं, एग्जाम में प्री में आ चुके हैं। फिर उसके बाद में शाहजहां का टाइम पीरियड आता है। शाहजहां आप देखिए पेंटिंग से अपना ध्यान हटा करके आर्किटेक्चर में लगा लेता है, और फिर आर्किटेक्चर में ऐसा डूबता है कि आपको हमने बताया कि एक बार तो वह खुसरो की पंक्तियां बोल उठा कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। इसका मतलब वो पेंटिंग में ध्यान नहीं देता, वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में चला गया, इसीलिए उसका काल आर्किटेक्चर के क्षेत्र में स्वर्ण काल माना गया। लेकिन जो स्थान आर्किटेक्चर के क्षेत्र में शाहजहां का है, वही स्थान पेंटिंग के क्षेत्र में जहांगीर का भी है। तो जहांगीर ने भी बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई, खुद बनाई है और बहुत सारे बनवाए हैं, इसीलिए उसका काल पेंटिंग के क्षेत्र का बड़ा ही उत्तम काल माना जाता है। फिर उसके बाद में जहांगीर के शाहजहां के बाद औरंगजेब का काल आता है। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। वो कहता था मैं सच्चा मुसलमान हूं, मैं जिंदा पीर हूं। लोग उसे जिंदा पीर कहने लगे। दरवेश हूं, मतलब मैं राज्य से कुछ भी एक पैसा भी राज्य खजाने से नहीं लेता हूं, राज्य की सेवा करता हूं। वो इतना धार्मिक प्रधान था कि कहा जाता युद्ध में भी अगर नमाज का वक्त हो जाता था तो घोड़ा कहीं किनारे करके नमाज पढ़ने लगता था। इतना धार्मिक व्यक्ति है। कहा जाता उसने अनाउंस किया था कि वह शरीयत के अनुसार राज्य करेगा। इसीलिए औरंगजेब के बारे में कहा जाता उसने 84 प्रकार के करों को हटा दिया था। निश्चित तौर पर खजाना खाली हो गया होगा। जब टैक्स लगाओगे नहीं तो कहां से आएगा? और खर्चे खूब थे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं औरंगजेब एक ऐसा अजगर था जो इतना खा गया था, ना कि उगल पा रहा था ना निगल पा रहा था। इतना बड़ा साम्राज्य उसका था, अब वो संभाल नहीं पा रहा था। खर्चे तो बहुत है, तो उसने बहुत सारे डिपार्टमेंट बंद करके खर्चे कम करने की कोशिश किया होगा। बिना काम का तुलादान में अच्छा खासा चला जाता, क्या फायदा तुलादान देने को, उतना कोई काम आएगा तो क्यों तुलादान करे? यानी ये सब कारण रहा होगा। लेकिन वो कहता मैं शरीयत के अनुसार शासन करूंगा, और पेंटिंग शरीयत इजाजत नहीं देता, बहुत सारी चीजों का इजाजत नहीं देता पेंटिंग में। तो पेंटिंग का एक बड़ा भाग शरीयत से इजाजत नहीं पाता, तो पूरी पेंटिंग को बंद कर देना, बंद करो। ध्यान ही नहीं दिया उधर, यानी पेंटिंग औरंगजेब के काल में डिक्लाइन कर गया। जब औरंगजेब के काल में डिक्लाइन कर गया तो मुगल साम्राज्य भी डिक्लाइन होने लगा। फिर हम देखते हैं कि यह क्षेत्रों में, अनेक क्षेत्रों में पेंटिंग माइग्रेट कर जाता है। जैसे ये चला गया बेसिकली पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी शैली का विकास हुआ। ये चला गया राजपुताना में, राजपुताना शैली का विकास हुआ, यानी बूंदी में, मेवाड़ में, इन सब जगहों पर जाकर के बूंदी शैली का, कोटा शैली का, मेवाड़ शैली का विकास हुआ। एक पेंटिंग है किशनगढ़ शैली में, जहाँ के बहुत अच्छे पेंटर थे निहाल चंद, बड़े अच्छे पेंटर थे। कहा जाता है कि वह किशनगढ़ शैली के बड़े अच्छे चित्रकार थे। और वहां के राजा सावंत सिंह थे। सावंत सिंह बड़े ही रंगीला थे, इसीलिए कहा जाता है कि उनकी प्रेमिका
बनी ठनी का चित्र निहाल चंद्र ने बनाया और बड़ी अच्छी पेंटिंग थी कि बनी ठनी पूछा जाता बार बार बनी ठनी किस शैली की पेंटिंग है, तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली की पेंटिंग है और यह राजा सामंत की बिलव्ड थी, यानी राजा सामंत की प्रेयसी थी बनी ठनी और उन्हीं का चित्र अभी आया भी था जल्दी एक आध साल पहले ही कि बनी ठनी का चित्र किस शैली का है, तो किशनगढ़ शैली का है। फिर ऐसे ही बूंदी शैली है, हाड़ौती शैली है और तमाम शैलियां क्षेत्रीय है छोटी छोटी जो है। ये पूरी पेंटिंग की एक स्टोरी थी, समरी थी। ठीक, तो नॉन स्टॉप पैरा चेंज करिए, हेडिंग डाल लीजिए मुगल स्टाइल। मुगल काल में ही ये पेंटिंग आई है, पेंटिंग्स इन मुगल पीरियड। पेंटिंग्स इन मुगल पीरियड लिखिए। बाबर established a Mughal dynasty. Babur established the Mughal dynasty after fighting a series of war. After fighting a series of war, बाबर ने युद्ध की तमाम लड़ाइयां, ऐसा क्या लिखे हुए हो, बाबर ने अनेक युद्ध जीतने के पश्चात, ऐसे लिखिए, बाबर ने अनेक युद्ध जीतने के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी। He did not have much time to commission painting. To commission painting. Okay? इसलिए वह चित्रकला की स्थापना, क्या हुआ, चित्रकला की स्थापना के लिए समय नहीं पाया। बट बेहजाद लाइक painters lived in the court of बाबर। लेकिन बेहजाद जैसे चित्रकार, बेहजाद जैसे चित्रकार उसके दरबार में रहते थे। He made a Mughal family tree, a Mughal family tree। उसने मुगल वंश वृक्ष, उसने मुगल वंश वृक्ष का चित्रण किया। प्री में पूछ लेता है, यहां से अभी मेन नहीं बनेगा। फिर पैरा चेंज करिए। हुमायूं वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट। हुमायूं कला का एक महान संरक्षक था। He was also interested in painting। वह चित्रकला में काफी रुचि लेता था। चित्रकला में काफी रुचि लेता था।
अब्दुल समद एंड मीर सैयद अली, देखिए स्पेलिंग थोड़ी अलग है, एंड मीर सैयद अली लाइक पेंटर्स लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ हुमायूं। अब्दुल समद और मीर सैयद अली, हिंदी में तो सैयद वैसे ही लिखेंगे, मीर सैयद अली हुमायूं के दरबार में रहने वाले चित्रकार थे। पैरा फिर चेंज करिए। अकबर वॉज very keen to establish an entire department devoted to the paintings। अकबर, पैरा चेंज करके लिखिएगा, अकबर चित्रकला का बड़ा शौकीन था और वह चित्रकला का एक संपूर्ण विभाग ही निर्मित करना चाहता था। Hence, he established a workshop for painting। इसलिए उसने चित्रकला का एक कारखाना खोला। where artists developed their own style, जहां चित्रकार अपनी अपनी शैलियों का विकास कर सकते थे। दसवंत, बसावन एंड केशु लाइक पेंटर्स worked in this department। दसवंत, बसावन, केशु जैसे चित्रकार उसके कारखाना में काम करते थे। पैरा चेंज करिए। अब पूछ सकता है कि शाहजहां का काल पेंटिंग के क्षेत्र में स्वर्ण काल कहलाता है। तो जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो 125 वर्ड, 200 वर्ड, 200 में तो नहीं आएगा, 125 में जहां तक उम्मीद है, इसकी संभावना है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको 125 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे, बाकी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। लेकिन भूमिका में तो हमको लेना पड़ेगा शुरुआत और लास्ट में कुछ, क्योंकि ठीक है पेंटिंग इसका पूछेगा
लेकिन हमें कमीशन इस्टैब्लिश करना पड़ेगा पहले से, और दिखाना पड़ेगा कि बाद में क्यों नहीं। तो बाद में क्यों नहीं, शाहजहां दूसरे कामों में एंगेज हो गया और औरंगजेब मस्त हो गया, तो काम खत्म हो गया। तो उस हिसाब से हमको कंप्लीट करना है। यहाँ पे नोट करिए, द मुगल पेंटिंग्स the Mughal paintings reached its zenith in the period of Emperor Jahangir. सम्राट जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। He was a naturalist by nature. वह अपने स्वभाव से ही प्रकृति प्रेमी था। And preferred the paintings of flora and fauna. फलतः उसने जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के चित्र बनवाए। वनस्पतियों के चित्र बनवाए। He established नहीं लिखिए, he focused on bringing naturalism to portrait paintings. उसने पोर्ट्रेट चित्रकारी में हाँ, पोर्ट्रेट चित्रकारी में स्वाभाविकता भरने का प्रयत्न किया। पोर्ट्रायल मानव चित्रकारी, ऑन द यूनिक ऑफ, नहीं रुकिए, वन ऑफ द, ऐसे करिए, वन ऑफ द यूनिक ट्रेंड्स that developed in this period was the decorated margins around the paintings. इस काल की
चित्रकारी की महत्वपूर्ण विशेषता थी चित्रों के चारों तरफ किनारों का बनाया जाना और इसी काल में यह एक चलन के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी तो यह अपने आप में ही एक चित्रकला के रूप में प्रतीत होती थी। That were sometimes as elaborate as the paintings themselves. Full stop. पैरा चेंज करिए। जहांगीर was himself considered to be a good artist. जहांगीर को एक अच्छा चित्रकार भी माना जाता था। He has his own private workshop. उसकी अपनी निजी चित्रशाला थी। But no major work is seen by या of जहांगीर। लेकिन जहांगीर के कोई चित्र नहीं मिलते। उस्ताद मंसूर was most famous painter in the court of Jahangir. उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में एक महत्वपूर्ण चित्रकार थे। Jahangir gave him the title of Nadir ul Asr. जहांगीर ने उसे नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। साइबेरियन क्रेन
साइबेरियन crane was his unique painting. साइबेरिया का सारस उसका एक विलक्षण चित्र था। Abul Hasan also lived in the court of Jahangir. अबुल हसन नामक चित्रकार भी जहांगीर के दरबार में रहता था। जहांगीर gave him the title of Nadir Ujjama. जहांगीर ने उसे नादिर उज्जमा की उपाधि दी थी। पैरा चेंज करिए। शाहजहां liked to create artificial elements in the painting. शाहजहां चित्रकारी में कृत्रिम तत्वों के कृत्रिम तत्वों के समामेलन का शौकीन था। पेंटिंग was influenced during Shahjahan by European paintings. शाहजहां के काल की चित्रकला यूरोपीय चित्रकला से प्रभावित थी। पैरा चेंज करिए, लिखिए ड्यूरिंग मुगल पीरियड रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग आल्सो डेवलप्ड। मुगल काल में क्षेत्रीय शैली की चित्रकारी भी विकसित हुई। फॉर एग्जाम्पल किशनगढ़ स्कूल, बूंदी स्कूल एटसेट्रा। जैसे किशनगढ़ शैली बूंदी शैली इत्यादि। पैरा चेंज करिए। पेंटिंग्स ऑफ किशनगढ़ is associated with the romantic king Samant Singh
रोमांटिक किंग सावंत सिंह। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली का संबंध वहां के राजा सावंत सिंह से संबंधित है। निहाल चंद was famous painter of किशनगढ़ स्कूल। निहाल चंद प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। बनी ठनी पेंटिंग is a great example of किशनगढ़ पेंटिंग। बड़ी ठड़ी का चित्र बड़ी ठड़ी का चित्र हाँ, बड़ी ठड़ी ऐसे लिखे जैसे लिखा है, हिंदी में जैसे लिखा, अंग्रेजी में जैसे लिखा है। बड़ी ठड़ी का चित्र किशनगढ़ शैली का सबसे उत्तम चित्र माना जाता है। पैरा चेंज। बूंदी आर्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग, बूंदी आर्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग बूंदी आर्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग also developed in Rajputana। राजपुताना में बूंदी चित्रकला शैली का भी विकास हुआ। हाँ, इन बूंदी स्टाइल ह्यूमन फेसेस वर राउंड with pointed nose in the painting बूंदी शैली में मानव के चेहरे गोल और नाक नुकीली होती थी। यानी लंबी लंबी नुकीली नाकें। अगला पैराचेंज। इन मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग तमाशा पेंटिंग was most famous। तमाशा पेंटिंग was most famous। मेवाड़ चित्रकला शैली में
मेवाड़ चित्रकला शैली में तमाशा चित्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। खत्म। नमस्ते। हेडिंग डाल लीजिए। बस 15 मिनट और। आपके पास नोट्स है। अब देखिए, अब हमें इसका नोट्स नहीं था इसलिए सब लिखाना पड़ा। अब आपके पास नोट्स है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडवल इंडिया। आपके पास नोट्स है, बस समझ लीजिए, ज्यादा नहीं है, फिर पढ़ना ही रह जाएगा आपको। कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, चित्र बनाइए और समझते चलिए। 15 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपको देखिए थोड़ा पढ़ना है। खुद हमने नोट्स दिया है, उसी नोट्स को समझा दें ताकि आपको याद हो जाए, नोट्स याद नहीं होगा। ये सीट आप लोगों को मिली है हिंदी इंग्लिश में ऐसी, तो है। अब यार उसमें तो फैक्चुअल है, सब पढ़ लीजिएगा कि ये नाचते हैं, वो नाचते हैं, ऐसे नाच, और इसकी ये बात यहाँ नाचा जाता है। अब कुचिपुड़ी उड़ीसा में, वहाँ आंध्र प्रदेश में नाचा जाता है, बस। तो वो तो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, ये सीट आपको मिली है। हाँ, दिल्ली सल्तनत वाला और मुगल वाला दोनों को एक साथ हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें एक चित्र बनाया गया है। जिस प्रकार से यहाँ केंद्रीय प्रशासन, फिर उसके बाद में प्रांतीय प्रशासन, और उसके नीचे फिर डिवीजन किए गए हैं। उसी डिवीजन को हम फिगराइज कर देते हैं यहां पर। ध्यान दीजिए, ये है, बनाते चलिए। सब आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम ज्यादा चीजें सब पढ़ा चुके हैं, टुकड़े टुकड़े में है, बस एक जगह कलेक्ट कर देना है। ये है कैलिफ, ये खलीफा है। ये चित्र भी हम आपको बना चुके हैं, बस रिकॉल करना है आपको। इसके बाद इसके नीचे देखिए सुल्तान था, ये है सुल्तान, ये सुल्तान है। सुल्तान पूरे प्रोविंसेस, पूरे साम्राज्य का हेड है। सुल्तान यानी ये केंद्र है, सेंटर है, इसका हेड है। सेंटर अनेक प्रोविंसेस में डिवाइड है। याद करिए, हमने आपको बनाया था इक्ताज, यानी इक्ता में विभाजित है। आगे चल करके इक्ता प्रांत बन गया या मुक्ता बन गया, यानी इसे प्रांत, मुक्ता के नाम से जाना जाने लगा, था इक्ता। फिर उसके नीचे जब हम डिवीजन आते हैं तो हम यहां पाते हैं, कुछ जगहों पर हमें मिलता है परगना। शेरशाह के काल में हमें मिल जाएगा सरकार। परगना के नीचे यहां छोटी इकाई मिलेगी, जिसके नीचे आमिल होता था, इसे हम कहते थे ग्राम समूह। जिस पर आमिल नामक अधिकारी नियुक्त होता था। आमिल नामक अधिकारी नियुक्त होता था और उसके नीचे आता था ग्राम। इस तरह का डिवीजन होता था। परगना
कई और गांवों का समूह होता है, उसी से थोड़ा ऊपर है। ध्यान दीजिए, ये परगने पर दो अधिकारी होते हैं, एक होता है मुंसिफ और एक होता था सिकदार। सिकदार कभी कभी जब परगना नहीं होता तो सिक होता था, तो सिक का ही हेड सिकदार होता था। और यहां पर भी दो अधिकारी होते थे, एक होता था, ध्यान दीजिए, इख्तेदार और एक बलबन ने बनाया था ख्वाजा। ग्राम में आप याद करिए, खूत, मुकद्दम, चौधरी हुआ करते थे और सुल्तान की अपनी सेना होती थी, जिसको हस्म ए कल्ब कहा जाता था। हस्म ए कल्ब यानी केंद्रीय सेना, और जो प्रांत की सेना होती थी उसे हस्म ए अतराफ कहा जाता था। यानी इख्तिदार के नेतृत्व में जो पूरी सेना होती थी प्रांत की, हस्म ए अतराफ। इस तरह का डिवीजन हमें देखने को मिलता था। कभी कभी यहां परगने की जगह पर सिक लिखा मिल जाता था आपको। जब शुरुआती दौर परगना नहीं बना था तब सिक हुआ करता था यहाँ पे, तो इसके आबलीग कर दीजिएगा सिक। ठीक। और याद करिएगा, आपने एक अधिकारी पाया था अमीर ए सादा। यही ग्राम समूह है, 100 गांवों का समूह। तो कभी कभी ये ज्यादा गांव होते थे, किसी क्षेत्र में अमीर ए सादा नहीं होता था तो आमिल होता था, और कभी कभी उसकी जगह पर 100 गांव हुआ करते थे, तो 100 गांव का हेड अमीर ए सादा नियुक्त होता था। तो यहीं पर एरो करके अमीर ए सादा, जो हम आपको बता चुके हैं कि अमीर ए सादा के रूप में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की नियुक्ति हुई थी। ठीक। ये इस तरह से प्रशासन यहाँ का चलता था, दिल्ली सल्तनत का। लेकिन याद करिए, जब हम मुगलों के यहां पहुंचते हैं तो मुगलों के यहां बादशाह होता था। जो बादशाह था, यह बादशाह है, अर्थात पादशाह है। बादशाह मतलब राजा और पादशाह मतलब इसके पैर को कोई नहीं हटा सकता, अर्थात यह सावरीन है और यह सेंटर का हेड है, केंद्र का हेड है। ठीक। ये केंद्र का हेड है। देखिए, केंद्र आगे चल करके प्रांतों में डिवाइड होते थे। उबिएगा नहीं, थोड़ा समझ लीजिए जल्द आराम से। आप तो बैठे हैं, देखिए मैं तो खड़ा हूं, तो थोड़ा 5 मिनट ज्यादा भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं, क्लियर तो हो जाए टॉपिक। देखिए, प्रांत, प्रांत के नीचे यहां सिख स्थापित हो गया था, और शेरशाह के काल में जब जाएं तो हमें सरकार मिल जाते थे। सिख के नीचे यहां परगना होता था। देखिए, और परगने के नीचे यहां स्पष्ट रूप से 100 गांव जरूर मिलते हैं। 100 गांव। तो यहां अमीर सादा जरूर होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि सिख और परगने के बीच में एक इकाई होती है करोड़ी की।
1 करोड़ दाम जिसकी वैल्यू होती थी वहां पर बनता था। तो यहीं पर एक यूनिट कभी कभी किरोड़ी की होती थी। किरोड़ी मतलब करोड़ी, अर्थात 1 करोड़ दाम के यूनिट पर बनाया जाता था। नहीं, पूरे क्षेत्र का रेवेन्यू कलेक्शन 1 करोड़ दाम होता था। इसके नीचे गांव, ग्राम होता था। तो इसको 100 गांव को हम ग्राम समूह लिख दें तो मैच कर जाएगा पहले वाले स्ट्रक्चर से। ठीक, ये हो गया मुगलों की परिपाटी। अब ध्यान दीजिए, मुगलों में ऊपर हम पहुंचते हैं पादशाह के पास। याद करिए, पादशाह के वजीर को, प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता था, यही तो। और जो सबसे बड़ा वजीर है वह पादशाह को एडवाइस करता है। फिर याद करिए, दूसरा अधिकारी कमांडर इन चीफ मीर बख्शी, कौन? हुसैन अली। और हसन अब्दुल्ला खां वजीर फर्रुख सियर के बन गए थे। वही वाली कहानी यहां है। यहां पर ये वजीर कभी वकील कहलाता था। जैसे बादशाह सलामत अकबर का वजीर जब बैरम खां हुआ करता था तब वह वकील कहलाता था। ठीक, ये स्थिति। फिर एक और अधिकारी इससे जुड़ता था बादशाह से, मीर ए सामा। मीर ए सामा जब वजीर नहीं हुआ करता था तब उसकी जगह लेता था मीर ए सामा। फिर आप देखिए, अकबर के काल में 15 प्रांत डेटा में है आपके, 12 + 3 जुड़े थे। और सबसे ज्यादा प्रांत 21 प्रांत औरंगजेब के काल में जुड़े थे। यानी प्रांतों की संख्या 21 मैक्सिमम किसके काल में हुई? औरंगजेब के काल में। याद करिए, यहां 2 अधिकारी हम आपको बता चुके हैं, कौन कौन? चले जाइए बंगाल, कलायु के काल में डुअल सिस्टम क्या है? सूबेदार। सब देखिए भूल गए, सब पढ़े हैं, इसीलिए तो हमने कहा पढ़े सब हैं, बस हमें इसे जोड़ना है एक जगह पर। सूबेदार और दीवान। सूबेदार का काम है निजामत का। निजामत मतलब होता है प्रशासन, इसीलिए दक्कन का हेड निजाम कहलाता था। और दीवान का काम था टैक्स वसूलना। ऐसे सिख या सरकार पर होता था। सिख या सरकार पर यहां सिकदार होता था। सिकदार बेसिकली है क्या? फौजदार, फौज लेके चलता है। और दूसरा आमिल। आमिल कैसा है? मुंसिफ जैसा, यानी रेवेन्यू मामले देखता है। ये है, यही तो हुआ। दिमाग में रखिएगा, ये करोड़ी नामक जो अधिकारी था ये अकबर के काल में आया था, लेकिन यहीं पर एक और यूनिट बनाया था शाहजहां ने, चकला। शाहजहां, और ये अकबर ने बनाया था। यही तो था, काम खत्म। कुछ आधिकारिक नाम नोट कर लेना है जो पहले बिखरा बिखरा लिखे हैं। यही स्ट्रक्चर था। अब हेडिंग डाल लीजिए, बस उनके नाम लिखवा दें। प्रमुख सल्तनत अधिकारी,
अधिकारी, प्रमुख सल्तनत अधिकारी आ जाइए इसमें। नंबर 1 वजीर, तो इसका विभाग क्या कहलाएगा? दीवान ए वजारत, मतलब जानते हैं प्रधानमंत्री है। दूसरा आरिज ए ममालिक, ये भी जानते हैं बलबन ने डिजाइन किया था, तो दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज ये सैन्य डिपार्टमेंट था, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर तीसरा दीवान ए इंसा, अब विभाग लिख देते हैं, ए इंसा पत्र व्यवहार। चौथा दीवान ए रसालत, ये विदेश प्लस धार्मिक विभाग है, विदेशी मामले भी देखता है। फिर दीवान ए रसालत, रसालत मुशरिफ क्या होता था? लेखाकार। मुस्तौफी मुस्तौफी लेखा परीक्षक या लेखा नियंत्रक, ये है। सरखेल कौन है? 10 घुड़सवारों का हेड। और सिपासालार कौन है? 100 घुड़सवारों का हेड, ना लिखिए। अमीर 1000 घुड़सवारों का हेड। मलिक 10,000 घुड़सवारों का हेड। लेकिन यही पैदल सेना में जब हो जाए तो हो जाएगा तुमन, यानी तुमन कहलाएगा। यही इसमें अंतर हो जाएगा। फिर आ जाइए मुगल काल में, इधर लिख लीजिए मुगल कालीन अधिकारी। ठीक। फिर इसमें आ जाइए, सब जानते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मीर, अब मीर बख्शी वजीर वगैरह ऊपर लिख चुके हैं, यहां नहीं लिखेंगे। तो मीर आतिश टिक लगवा चुके हैं। क्या होता था? हाँ, देखिए शाही सब आप लगा चुके हैं, टिक लगा चुके हैं तो उसमें ये हमने इसलिए चूज किया है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहां पिक कर ले, हालांकि सारे आपको हम याद करवा चुके हैं। मीर आतिश मतलब शाही तोपखाने का प्रमुख।
दूसरा इंपॉर्टेंट है मीर ए बहर, ये भी याद कर चुके हैं आप। क्या है? जल सेना का प्रमुख। फिर मुत्सद्दी, हमने लिखवाया था इंपॉर्टेंट इस पर। क्या है? भूल गए? बताइए कैसे आप होगा। मंडे को टेस्ट है मेडुअल का, और शब्दावली वाले का ही केवल लेंगे। मॉडर्न का बुधवार को होगा, और मंडे को शब्दावली का टेस्ट है, सिर्फ शब्दावली। मुत्सद्दी मतलब होता है बंदरगाह का प्रमुख। सब भूल गया। हाँ तो कल ही है। बंदरगाह का प्रमुख पूरा वही जो शब्दावली की किताब दिए थे वही है, उसी का टेस्ट लेंगे। नंबर 4 मीर ए बर्र। मीर ए बर्र वन विभाग का अधिकारी। वन विभाग का अधिकारी। ठीक। अगला है नंबर 5 काजी उल कुज्जात। कौन है? यह सर्वोच्च न्यायाधीश काजी उल कुज्जात। इतने इंपॉर्टेंट चीजें थी। नीचे लिखे नोट। चिंता ना करिए, हालांकि आपके पास है, हमने याद करवा लिया है, लेकिन फिर भी 2 नोट लिखिए। अकबर के काल में, हिंदी इंग्लिश सब लोग लिखिए। अकबर के काल में प्रारंभ में 12 प्रांत थे, बाद में बढ़कर 15 प्रांत हो गए। नोट नंबर 2, औरंगजेब के काल में सर्वाधिक 21 प्रांत थे। सर्वाधिक 21 प्रांत थे। नोट नंबर 3 21 नंबर 3 शेरशाह सूरी ने बंगाल को 19 सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल को 19 सरकारों में विभाजित किया था। काजी फजीलात बंगाल के प्रमुख बनाए गए थे।